नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे चुनाव नतीजों की। विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं अब तक आपने देख लिए होंगे, लेकिन उनके पीछे का कारण क्या है। जीता कोई तो क्यों जीता, हारा तो क्यों जीता। भाजपा ने जो 10 बड़ी गलतियां की वो क्या थी, और मैंने जो गलती की पश्चिम बंगाल के आकलन में वो क्यों हुआ। इन सब की बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बहुत सामान्य तौर पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का चुनाव का नतीजा, उसके कारण बहुत से हैं कि टीएमसी क्यों जीती, बीजेपी क्यों हारी। लेकिन एक कारण जो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है वो ये है कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण में कामयाब रहीं, बीजेपी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कराने में पूरी तरह से नाकाम रही। और नतीजा सामने है। आपको सिर्फ 2 आंकड़े देता हूँ। एक, पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से जिन 292 सीटों पर चुनाव हुए, उनमें से 133 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम मतदाता प्रभावी हैं, जहां वो चुनाव परिणाम बदलने की ताकत रखते हैं। उनमें से टीएमसी कितनी जीती? 133, यानी 100%। भाजपा की बड़ी हार से मेरा मतलब है उनके दावे के मुताबिक, और हम लोगों में से बहुत से लोगों के आकलन के मुताबिक भी वो बड़ी हार। और लेफ्ट और कांग्रेस का सफाया, जिन 2 पार्टियों ने 64 साल राज किया बंगाल पर, उनका एक भी प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं होगा। ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो बात यह है कि अपने देश में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की बात अगर आप करें तो उसको सांप्रदायिकता कहा जाता है। आप मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की बात करें तो उसको धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। इस परिभाषा के अनुसार ऐसी बात करने वाले मेरे सहित सब लोग सांप्रदायिक हैं। लेकिन ये इस सर्टिफिकेट के बावजूद सच्चाई तो नहीं बदल सकती। जो सच है वो सच है और सबके सामने है। तो बात पश्चिम बंगाल की करेंगे विस्तार से। भाजपा की गलतियों की बात करेंगे, अपनी भी बात करेंगे, अपने आकलन में गलती की। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं असम से। मैंने 5 विधानसभा चुनाव के बारे में अपना आकलन दिया था। उसमें से 4 के आकलन सही साबित हुए। एक पश्चिम बंगाल, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण था, शायद क्या था ही, उसके बारे में पूरी तरह से गलत साबित हुआ। ये मुझे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है, और इसके लिए जो जिम्मेदार मुझे मानते हो मैं उन लोगों से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद आप ये तय कीजिएगा कि किसकी कहाँ कितनी गलती हुई और क्यों हुई। तो असम की बात करें। असम में 2 सभ्यताओं का टकराव था। उस अपने पिछले वीडियो में हमने कहा था कि ये चुनाव एक तरह से असमिया जो संस्कृति है, उसकी जो पहचान है, भाषा, रीति रिवाज, इन सब के बचाने का संघर्ष है। बीजेपी ने उस संघर्ष को ध्रुवीकरण में बदला, और ध्रुवीकरण की शुरुआत हुई कांग्रेस पार्टी ने जब बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से, AIUDF से समझौता किया। ये कहा जा रहा था जब 2016 में असम जीती भाजपा कि इसलिए जीत गई कि मुस्लिम वोट बंट गए। अजमल अलग लड़े थे, कांग्रेस अलग लड़ी थी, तो इसलिए मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ, इसकी वजह से बीजेपी जीत गई। वरना जिस प्रदेश में 28% मुसलमान हैं वहाँ बीजेपी कैसे जीत सकती है। इस तर्क को एकदम पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। मैंने पिछले अपने उसमें वीडियो में ये भी कहा था कि 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी लगातार मुस्लिम वोटों के वीटो को खारिज करते रहे हैं, उसको निष्प्रभावी करते रहे। उन्होंने मुस्लिम वोटों का वीटो नहीं चलने दिया कि जिसके साथ मुसलमान वोटर होगा वही जीतेगा, वही उस प्रदेश पर या देश पर राज करेगा। असम में 2016 में हुआ और 2021 में भी हुआ। क्यों हुआ? यहाँ कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल ने मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण किया पूरी तरह से। बीजेपी भी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण
ध्रुवीकरण करने में उसके उसके जवाब में कामयाब रही। नतीजा आपके सामने है। हिंदू वोट इकट्ठा हुआ, वो जाति भूल गया, क्षेत्र भूल गया, दूसरी समस्याएं भूल गया। उसके साथ साथ 5 साल का जो बीजेपी सरकार का कामकाज था उससे लोग संतुष्ट थे, खुश थे, वो कारण था। प्रदेश में प्रभावी नेतृत्व था, उसका फायदा मिला, और आपके सामने नतीजा दिखाई दे रहा है कि उसका क्या असर हुआ। तो इससे क्या निकलता है कि जहां मुस्लिम मतदाता बहुत ज़्यादा हैं और ध्रुवीकरण होता है, वहां अगर काउंटर पोलराइजेशन नहीं होगा तो बीजेपी नहीं जीतेगी। ये बात बीजेपी के नेताओं को समझ लेनी चाहिए। समझते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मैं ही सारी समझ मेरे पास है, उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन बताऊंगा कि ये समझ होने के बावजूद बंगाल में क्या हुआ। तो असम की जीत जो है बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है, लेकिन बंगाल के नतीजे ने उस जीत को बिल्कुल कोने में धकेल दिया। आज आप अखबारों को देखें, आज के कल मीडिया चैनल में जो कवरेज हो रहा था उसमें देखें, तो वो जिक्र था कि बीजेपी फिर से आ गई, जैसे कोई सामान्य घटना हो, ये होता रहता है और वो हो गया है और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात सिर्फ जो है वो बंगाल का नतीजा है। दूसरा राज्य था केरल। केरल में देखिए पिछले 4 दशकों की जो परंपरा है वो टूट गई। लेफ्ट फ्रंट फिर से सत्ता में आया, कांग्रेस का सफाया हुआ। जिस तरह से दक्षिण केरल जहाँ जो क्रिश्चियन बहुल है, क्रिश्चियन समुदाय ने पूरी तरह से लेफ्ट फ्रंट का साथ दिया। क्यों दिया? मुस्लिम लीग के डर से। वहाँ हिंदू और क्रिश्चियन मिले। आपने पहले कभी नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कभी नहीं सुना होगा कि सीपीएम का कोई उम्मीदवार, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, वो ये सार्वजनिक मंच से कहे कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। बीजेपी के तो कई नेताओं के बारे में आपने ऐसा सुना होगा, लेकिन सीपीएम का कोई नेता इस तरह का बोलेगा, एक उम्मीदवार ने ये बात कही। ये केरल में बदलाव का संकेत है, केरल से कांग्रेस की विदाई का संकेत है। और बीजेपी की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। 1 सीट थी पिछली बार, वो भी नहीं है, लेकिन उसका वोट शेयर बढ़ा है। वोट शेयर बढ़ा है मतलब आगे के लिए उम्मीद है। अब उसको अपना राजनीतिक समीकरण जो है साधना होगा, लेकिन वो बात की बात है, अभी यहीं पर इसको छोड़ देते हैं। पिनराई विजयन और मजबूत होकर उभरे हैं। अब केरल में सीपीएम का मतलब पिनराई विजयन हो गया है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तीसरे स्टेट की बात करते हैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जयललिता के निधन के बाद अन्ना द्रमुक में जिस तरह की सरफुटबल हुई, पार्टी जिस तरह से बटी टूटी, उससे बड़ा स्पष्ट था। लोकसभा चुनाव में भी उसका संकेत था। सफाया हो गया अन्ना द्रमुक का लोकसभा चुनाव में, डीएमके जीती ज़्यादातर सीटें। तो उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि लोग डीएमके को विकल्प के रूप में, डीएमके को तो विकल्प के रूप में देखते ही रहे हैं, स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। और उम्मीद के मुताबिक डीएमके को बड़ा बहुमत मिला। अन्ना द्रमुक साफ नहीं हुई, कमज़ोर हो गई है। उसको फिर से अपने घर को पहले ठीक करना पड़ेगा, फिर लड़ने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ बीजेपी की एंट्री हो गई। 4 सीटें बीजेपी जीती है। 4 में से 1 सीट का महत्व सबसे ज़्यादा है, और वो है कमला हासन की सीट। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। वो बोलते तमिलनाडु से थे, चेन्नई से थे, लेकिन उसकी आवाज़ दिल्ली तक आती थी, क्योंकि वो सेकुलर फ्रंट, जो अघोषित सेकुलर फ्रंट है, उसके महत्वपूर्ण सदस्य माने जाते थे। उनके समर्थन के लिए अरविंद केजरीवाल यहाँ से भाग कर जाते थे। दूसरे दलों का भी समर्थन था उनको, बहुत सारे, मतलब चुनाव में भले ही साथ न रहा हो यूपीए, लेकिन सहानुभूति उनके साथ थी कि एक नई सेकुलर पार्टी उभर रही है। तो कमला हासन इतने लोकप्रिय अभिनेता, जिनकी बातें अगर आपने पिछले 2, 2.5, 3 साल में जब से उन्होंने पार्टी बनाई सुनी हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उनकी सोच क्या है, विचारधारा क्या है। उनका हारना ये तमिलनाडु में बड़ा संकेत है। चौथा राज्य पुदुचेरी, वहाँ से कांग्रेस
का जिस तरह से पराभव हुआ है वो कांग्रेस के लिए अब तो संकेत और संदेश ये सब शब्द जो हैं वो कांग्रेस के लिए बेमानी होते जा रहे हैं। कांग्रेस जो है इस तरह से नीचे जा रही है, क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी ऐसे ऊपर आ रही हैं और कांग्रेस ऐसे नीचे जा रही है, और उसके जाने का सिलसिला रुक नहीं रहा, क्योंकि एक बार ढलान पे कोई चीज़ चल दे तो जब तक उसको रोकने का प्रयास ना हो रुकती नहीं, वो चलती रहती है। ये विज्ञान का नियम है। तो इन 4 राज्यों की बात हो गई। अब लौटकर जो है आते हैं बंगाल पर। बंगाल में ये माना जा रहा था कि 30% मुस्लिम वोट है। लेफ्ट, कांग्रेस और नई बनी इस फुरफुरा शरीफ वाले सिद्दीकी साहब की ISF, ये तीनों मिलकर मुस्लिम वोट बांटेंगे। बड़ी अपील की थी मुसलमानों से। CPM ने पहली बार किसी ऐसी इस तरह की पार्टी से चुनावी समझौता किया। वैसे तो उनका साथ रहता है, लेकिन चुनावी समझौता पहली बार किया। तो ये तो पहले से स्पष्ट था कि लड़ाई असल में TMC और BJP के बीच में। और ये भी बताऊंगा कि नंदीग्राम, मैंने शुरू में जो बात कही कि मुस्लिम ध्रुवीकरण से जीत गई ममता बनर्जी, तो नंदीग्राम क्यों हार गई? नंदीग्राम में भी 30% मुसलमान वोटर हैं। यही देखकर वो गई थी। ये गलतफहमी में ना रही है कि वो जो बात कही जा रही थी कि उस शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देने के लिए गई कि नंदीग्राम मेरा है और मैंने शुरू किया था यहाँ से आंदोलन, शुभेंदु का कुछ नहीं है, ये मीर जाफ़र है, और जो भी उन्होंने कहा, वो उसके लिए नहीं गई थी। वो वहाँ से मुस्लिम मतदाताओं को संकेत दे रही थी। वहाँ से नॉमिनेशन के बाद उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से हार गई नंदीग्राम से तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगी। कहा वैसे शुभेंदु अधिकारी ने भी था कि अगर 50,000 से कम से हराया तो राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन ये चुनावी बातें हैं, घोषणाएं हैं, इनको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी वहाँ से हार गई। इसके बावजूद वो मुस्लिम मतदाताओं को संदेश ये दे रही थी कि देखो, तुम्हारे भरोसे आई हूँ यहाँ, और मैंने अपनी पूरी राजनीति दांव पर लगा दी है तुम्हारे विश्वास पर, तुम्हारे भरोसे पर। इसलिए वो वहाँ गई थी। क्यों हारी वो उसकी बात में करेंगे। लेकिन पहले बात बंगाल में देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो सतह पर दिखता है वो सही नहीं होता, जो अंदर चल रहा होता है वो दिखाई नहीं देता है। मुस्लिम ध्रुवीकरण के अलावा अगर कोई बात, कोई मुद्दा जो TMC की इतनी बड़ी जीत और भाजपा के अपनी अपेक्षा के हिसाब से निराशाजनक परिणाम है, उसका कारण था डर। हम लोगों को लग रहा था, मुझे भी लग रहा था, बहुत से लोगों को लग रहा था, तमाम राजनीतिक जानकारों को लग रहा था कि जब से सेंट्रल फोर्सेस आ गई हैं, बंगाल में तैनात हो गई हैं, इलेक्शन कमीशन ने तैनात कर दिया है, और बीजेपी जिस तरह से मुकाबला कर रही है, लोकसभा में जिस तरह 18 सीटें जीती, उसके बाद लोगों के मन से डर निकल गया है और वो निर्भय होकर इस बार वोट देंगे। कोई रिगिंग नहीं होने पाएगी। सारे रिगिंग के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ममता बनर्जी के लिए उसका कोई चांस नहीं है। जो लेफ्ट करता रहा, ममता करती रही, वो सिलसिला इस बार रुक जाएगा। वो रुक भी गया, कोई रिगिंग नहीं हुई, लेकिन लोगों के मन का डर नहीं निकला। तो बीजेपी की हार के मैंने 10 कारण खोजे। अब सिलसिलेवार उनको बताता हूं आपको। पहली बात मैंने कही कि बीजेपी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण नहीं करा पाई। क्यों नहीं करा पाई? 2 कारण हैं इसके। एक, बीजेपी अपना सोशल इंजीनियरिंग में लगी रही कि मथुआ समुदाय को जोड़ दो, महिषिया को जोड़ लो, बाकी नामशूद्र समुदाय को जोड़ लो, आदिवासियों को जोड़ लो। ये इसकी कोशिश होती रही। 2019 में इस तरह की कोशिश कामयाब भी हुई। मथुआ समुदाय का वोट मिला, महिषिया जो पिछड़ा वर्ग है उनका वोट मिला, और दूसरे नामशूद्र जो दलित समाज है उसका वोट मिला। बीजेपी ने मान लिया कि ये मतदाता वर्ग हमारे साथ आ गया है। उस समय उन्होंने ये वादा किया था कि हम आपको नागरिकता देंगे,
मतुआ समुदाय के लिए नागरिकता से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। तो उन्होंने इस उम्मीद पर, इस वायदे पर बीजेपी को वोट किया। इस बार क्यों नहीं किया? बीजेपी ने 2019 में सत्ता में लौटने के बाद कानून पास किया, नागरिकता कानून में संशोधन किया, सीएए ले आई और कहा कि बस अब तुम्हें जो है ये हमने इंतज़ाम कर दिया है कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से, अब नागरिकता मिल जाएगी। 1.5 साल, पौने 2 साल हो गए। मतुआ समुदाय को लगा कि ये कह तो रहे थे लेकिन अभी तक तो कुछ किया नहीं। लोग ये सब बातों को, टेक्निकल बातों को नहीं सुनते और या सोचते कि कोरोना आ गया था, सीए के विरोध में आंदोलन चल रहा था, माहौल गर्म था, उस समय करना ठीक नहीं था, ये सब नहीं। उनको मतलब है कि आपने वादा किया था, आपने कानून बनाया, फिर भी हमको नागरिकता दी नहीं। अब परसेप्शन में, मतलब जानने में, या ये कहें कि अपनी धारणा आकलन करने में गलती कहाँ हुई? गलती ये हुई कि मैं जैसे अपनी बात कहूँ कि मुझे ये लग रहा था कि मतुआ समुदाय जिस तरह से वादा किया है, बीजेपी ने जो काम किया है, उसके कारण 2019 में आया था, अब भी है। लेकिन इस बात को इग्नोर कर दिया कि टीएमसी ने भी एक काम किया। टीएमसी ने उनको डराया, उनसे कहा कि तुमको नागरिकता तो देंगे ये, लेकिन नागरिकता देने से पहले ये कहेंगे पहले घोषित करो, लिख के दो कि तुम घुसपैठिए हो, तुम गैर कानूनी रूप से आए हो, और तुमको कैंप में रख दिया जाएगा। उसके बाद चलेगा अभियान, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, कितने लोगों को मिलेगा, कितने लोगों को नहीं मिलेगा। तो उस समय ऐसा नहीं कि उस समय मालूम नहीं थी ये बात, उस समय भी मालूम थी, लेकिन लग रहा था कि शायद इसका असर नहीं होगा क्योंकि कानून बन चुका है, एक बार साथ वोट कर चुके हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि अचानक नाराज़ हो जाए। लेकिन डर जो है वो आदमी से वो कराता है जो वो नहीं करना चाहता, या उसका विवेकपूर्ण निर्णय नहीं हो सकता वो। तो पहला कारण तो ये हुआ। दूसरा जो कारण मैंने शुरू में ही बात की, हिंदू वोटर को नहीं जगा पाने की, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण नहीं कर पाने की। क्यों नहीं हुआ? लग रहा था कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है ममता के लिए, तो हिंदू वोटों का इधर होगा। जय श्री राम का नारा जब लगने लगा और ममता बनर्जी उस पर रिएक्ट करने लगी, कहने लगी खाल खिंचवा लूँगी, जेल भिजवा दूँगी, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से उठकर चली गई, तो और ज़्यादा नारा लगने लगा, और ज़्यादा नारा लगने लगा। बीजेपी ने मान लिया कि ये हिंदू ध्रुवीकरण का नतीजा है, हिंदू जाग गया है। वो ये भूल गई कि हिंदू ऐसे नहीं जागता, वो झकझोरने से भी नहीं जागता, वो जब तक मार नहीं खा लेता है तब तक नहीं जगता है। तो जो मार उसने खाई थी पहले, उसको वो भूल चुका है। अब नए सिरे से उसके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है, उसने मार नहीं खाई है, तो वो फिर मार नहीं खाता है तो क्या करता है? फिर वो जाति के पास चला जाता है, फिर वो क्षेत्र की बात करता है, फिर वो भाषा की बात करता है, फिर अपने छोटे छोटे हित की बात करता है। उससे धर्म तब याद आता है जब वो मार खाता है। तो बीजेपी की बड़ी गलतफहमी ये रही कि ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से चिढ़ रही हैं, लोग और ज़्यादा नारा लगा रहे हैं। ममता बनर्जी फिर लगा कि अरे चंडी पाठ कर रही हैं चुनाव सभा में, इसका मतलब ममता बनर्जी डर गई हैं, हिंदू ध्रुवीकरण उनको भी अंदाज़ा हो गया है कि बहुत तेज़ हो गया है। ये गलतफहमी साबित हुई बीजेपी की। तीसरी गलती बीजेपी की ये हुई कि उसने महाराष्ट्र से कोई सबक नहीं सीखा। महाराष्ट्र के चुनाव में आपको याद होगा कि चुनाव शुरू हुआ, उसके कुछ ही दिन बाद बीच चुनाव में एनसीपी के नेता शरद पवार के खिलाफ ईडी का एक समन गया, और उस समन का नतीजा ये हुआ कि पूरा मराठा समुदाय शरद पवार के साथ खड़ा हो गया, पूरा चुनाव पलट गया। उस एक समन ने ईडी के पूरा चुनाव बदल दिया। अब मुझे समझ में नहीं आता कि बीजेपी ऐसा क्यों करती है कि चुनाव, देखिए किसी ने गलत किया है, अपराध किया है, उसकी जांच हो, पूछताछ हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चुनाव के समय ही क्यों हो? तो जो गलती महाराष्ट्र में की थी वो बंगाल में की कि एनआईए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब कोयला खदान घोटाले और दूसरे मामलों में पूछताछ के लिए ममता बनर्जी के परिवार तक पहुंच गए।
उनके भतीजे के परिवार के साथ पास उनके रिश्तेदारों के यहाँ ममता बनर्जी का वो फ़ोटो आपको याद होगा कि अपने भतीजे के घर अपने भतीजे की छोटी सी बेटी के साथ वो बरामदे में खड़ी हैं, गई हैं कि पूछताछ करने वाले आने वाले हैं सेंट्रल एजेंसी के लोग। ये जो है इसने सिंपैथी पैदा की। उस समय लग रहा था एक छोटी सी बात है, अरे गलत किया है, पूछताछ हो रही तो क्या है इसमें, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन लोगों को ममता बनर्जी ने उस तस्वीर के जरिए संदेश दिया कि देखो मेरे खिलाफ सारी सेंट्रल एजेंसीज है, केंद्र सरकार है। इसी सिंपैथी के लिए उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस पर हमला किया, इसी सिंपैथी के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर हमला किया। और इलेक्शन कमीशन पर और सेंट्रल फोर्सेस पर हमला कर रही थी तो हम लोगों को लग रहा था ये रिगिंग नहीं कर पा रही हैं, इस बार रास्ते बंद हो गए हैं रिगिंग के, इसलिए ये बौखलाई हुई है और इस तरह के बयान दे रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी की स्ट्रेटजी दूसरी थी। एक मुद्दा ये भी मतलब गलती भाजपा की ये है कि जितने सर्वे हैं सब लोग, ये मैंने भी ये बात कही थी, सब लोग ये कह रहे थे, मतलब कोई नई बात मैंने नहीं कही थी, कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है, उनकी सरकार और पार्टी के खिलाफ माहौल है। भाजपा भी ये बात जानती थी, उसके रणनीतिकार भी ये बात जानते थे, लेकिन इसके बावजूद हमला पार्टी और सरकार से ज़्यादा ममता पर व्यक्तिगत रूप से हो रहे थे। उससे महिला वोटरों पर असर पड़ा। ऐसा लगता है कि एक बेचारी महिला के खिलाफ सब लोग लगे हुए हैं, सब लोग पड़े हुए हैं उसके पीछे। भाजपा की छठी गलती थी जब प्रशांत किशोर का क्लब हाउस का जो टेप था, ऑडियो टेप, वो बाहर आया, जिसमें वो कह रहे हैं मोदी को कुछ लोग भगवान मानते हैं और टीएमसी ने जो है तुष्टीकरण किया, गलत किया, सभी पार्टियों ने किया। ये सब जब बातें कह रहे हैं, वो जो है ऑडियो टेप लीक हुआ, अब समझ में आता है। और बीजेपी के आईटी सेल ने उसको खट से उठाया और खूब प्रचार किया उसका, ये समझ के कि बस रंगे हाथ पकड़ लिया। दरअसल अब लगता है कि वो प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी थी, जानबूझकर लीक कराया कि वो अगर करेंगे तो ज़्यादा प्रचार नहीं हो पाएगा। अगर इस तरह से लीक हुआ और बीजेपी ने उसको उठा लिया तो उसका प्रचार ज़्यादा होगा। वही हुआ, बीजेपी इस ट्रैप में फंस गई, उसका खूब प्रचार किया। उसने जो है मुस्लिम वोटों को और ज़्यादा इकट्ठा कर दिया, वैसे भी हो रहे थे, लेकिन उनको लगा कि ये बात भाई जो है ये नहीं होना चाहिए कि ममता बनर्जी का साथ हम छोड़ दें। सातवीं गलती बीजेपी की ये थी कि दूसरे प्रदेशों से जो नेता कार्यकर्ता जाते हैं, ये गलती बीजेपी ने 2015 में बिहार में भी की थी और उसको भुगता था उस गलती को, और ये माना था कि ये गलत हुआ। होता यह है कि बाहर से आने वालों को न तो भाषा का ज्ञान होता है, बिहार तो चलिए हिंदी भाषी है, लेकिन बंगाल में जो लोग बांग्ला बोल नहीं सकते उनको आप गांव में लगा देंगे और कस्बों में लगा देंगे, शहरों में भी। बंगाल जो है मूल रूप से कस्बों और गाँव का ही शहर है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, शहर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वो न भाषा जानते हैं न उस इलाके का भूगोल जानते हैं, उनको आपने काम पर लगाया, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो स्थानीय कार्यकर्ता था उसको चिढ़ा और दिया, नाराज़ और कर दिया। आठवीं गलती हुई कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ये देखा कि सीपीएम और कांग्रेस का वोट उनकी ओर ट्रांसफ़र हुआ। तो क्यों ट्रांसफ़र हुआ, क्यों आए लोग? इसलिए नहीं कि उनको बीजेपी से प्रेम था या बीजेपी की विचारधारा अचानक पसंद आने लगी। वो इसलिए आए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ममता के डर से उनको यहाँ आसरा मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, कि ये पार्टी है, बचा सकती है, उनको लगने लगा। तो वो आए। इस बार बीजेपी ने ये मान लिया कि जो उस समय आए थे वो तो रहेंगे ही, उसके अलावा भी जो हैं वो जो बचे हुए हैं वहाँ, जो उनका 10, 11, 12% वोट है, उसमें भी एक हिस्सा हमारे साथ आएगा क्योंकि हम सुरक्षा दे सकते हैं। इसलिए लेकिन उसका कोई सिस्टमेटिक प्रयास नहीं हुआ कि उनको लाया जाए, कैसे जोड़ा जाए। ये मान लिया कि वो तो आ ही जाएंगे क्योंकि ममता बनर्जी का डर है, टीएमसी का डर है, उसके गुंडों का डर है, उनके दूसरे लोगों का डर है, तो वो आ ही जाएंगे। हुआ ये कि उसका उल्टा हो गया। जो लोग 2019 में आए थे उनमें से भी लगता है कुछ लोग चले गए, और उसके अलावा जो बाकी बचे थे उनको लगा कि ममता बनर्जी के साथ जाने में ज़्यादा भलाई है। 9वीं गलती ये की बीजेपी ने,
देखिए, डर का ये सिलसिला लगातार आपको दिखाई देगा इस चुनाव नतीजे में। 9वीं गलती जो है भाजपा ने ये की कि अपने कार्यकर्ताओं पर हमले का जोर शोर से प्रचार किया। देश भर में, बंगाल में तो किया ही, मीडिया में, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर उठाया। तो जो डरा हुआ वोटर था उसको इसका संदेश ये गया कि ये ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बचा पा रही है, तो हमारी क्या रक्षा करेंगे। तो उस डर ने उनको बीजेपी के साथ आने से रोक दिया। और 10वीं गलती ये हुई कि जो उत्तर प्रदेश में 2012 में हुआ था, 2012 में उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ था कि बीजेपी लोगों को ये भरोसा नहीं दिला पाई कि वो सत्तारूढ़ दल को हटाकर उसका विकल्प बन सकती है या जीत सकती है। वही पश्चिम बंगाल में हुआ। लोगों को ये भरोसा नहीं हुआ। उसकी वजह से बीजेपी की ओर जो और वोटर आ सकता था वो आया नहीं। ये सही है कि उसका वोट परसेंटेज बढ़ गया, उसकी सीटें कई गुना बढ़ गईं, लेकिन उसको वो सफलता नहीं मिली जिसकी वो अपेक्षा कर रही थी। 10वीं गलती में ही ये बात भी शामिल है कि बीजेपी ने तृणमूल के लोगों को जिस तरह से अंधाधुंध भर्ती की, 33 विधायकों को तृणमूल कांग्रेस के बीजेपी ने टिकट दिया, 30 हार गए। तो ये बात बीजेपी नहीं, सभी पार्टियों को समझनी चाहिए कि उधार के सिंदूर से मांग नहीं भरी जाती। इसका खामियाजा बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में भुगता है। अब मैं बात करूं अपनी गलती की। आप ये कह सकते हैं ये सब बातें तो दिखाई दे रही थी, सामने थी, अभी जो बता रहे हैं ये क्या पहले नहीं पता थी? फिर क्यों गलत हुए? बिल्कुल सही बात है आपकी, पहले भी पता थी, दिख रही थी। लेकिन देखिए, जब ये चीज़ें देखते हैं तब ये पता नहीं होता कि किस चीज़ का असर ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा जो दिखाई दे रहा था, जिसका मुझे लग रहा था, मैं बाकी लोगों की बात नहीं करता, अपनी बात कर रहा हूँ, कि जो असर होगा वो है राजनीतिक हिंसा का। पंचायत चुनाव में जिस तरह की हिंसा हुई उसका जो है असर अभी तक है, ये दिखाई दे रहा था लोगों के डर से। लेकिन डर के और कारण थे, वो नज़र नहीं आ रहा था। दूसरा, लोगों से बातचीत के जितने वीडियो या बातचीत का छपा हुआ जो कुछ देखा सोशल मीडिया पर जो आ रहा था, कि एक दो बातें बड़ी साफ थी, बहुत ज़्यादा आ रही थी, कि 10 साल में कोई कल कारखाना नहीं लगा, उससे रोज़गार के कोई अवसर नहीं पैदा हुए। ममता बनर्जी ने बहुत गलती की जो टाटा के नैनो प्रोजेक्ट को यहाँ से भगा दिया। तो रोज़गार हमको चाहिए, हमको सरकार की इस तरह की मदद नहीं चाहिए। जिससे बात करिए वो बात करता था कि विकास चाहिए हमें, और विकास होना चाहिए। और जो स्थिति विकास की है, देखिए ममता बनर्जी सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, बड़ी अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन सड़क, बिजली, पानी, कारखाना, नौकरी, इन सब के लिए पूरे देश में इन सब चीज़ों की कमी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इसको ठीक करने का कोई प्रयास भी नहीं हुआ। फ़र्क ये है पश्चिम बंगाल और दूसरी जगहों, दूसरे राज्यों से। फिर लगा था कि किसान सम्मान निधि का जो भाजपा ने मुद्दा उठाया है, किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है 3 साल से, उससे वो नाराज़ होंगे या नाखुश होंगे। उनको ये लगेगा कि बीजेपी आई तो हमको ये पैसा मिल जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों का वोटिंग पर असर नहीं पड़ा। बातचीत में, चर्चा में जो दिखाई दे रहा था वो सब दिखाई दे रहा था, लेकिन वोटिंग पर 1-2 चीज़ों ने काम किया। मन का डर कि सुरक्षा ममता के साथ रहने में है, किसी और के साथ रहने में नहीं है, इसीलिए कांग्रेस और लेफ्ट का पूरा सफाया हो गया। दूसरा, ध्रुवीकरण की जो तलवार थी वो उसने जो मार काट की है उसका कोई जवाब नहीं है, उसका इस तरह के ध्रुवीकरण का एक ही जवाब होता है कि आप काउंटर पोलराइजेशन करें, जो करने में बीजेपी पूरी तरह से नाकाम रही। और एक कारण है क्यों गलत साबित हुआ मैं उसका, मार्क थैलर हैं, एक अर्थशास्त्री हैं, नोबेल प्राइज़ मिला है। वो उनकी एक थ्योरी है, वो कहते हैं कि सब लोगों में एक प्रवृत्ति होती है, वो होती है कन्फर्मिंग बायस। कन्फर्मिंग बायस का मतलब ये होता है
कि हम उन तथ्यों पर, उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारी सोच को, जो हमारे आकलन का समर्थन करते हों। जो उसको काटते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो जब तक कन्फर्मिंग बायस रहता है तो आपके गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब बात यह है कि बीजेपी जीती है जितनी सीटें, उसको इस तरह से पेश किया जा रहा है, या लग रहा है कि बहुत कम आई सीटें। आकलन गलत हो गया ये एक बात है, लेकिन वैसे भी शांत किशोर तक कह रहे थे कि जो है 100 के ऊपर नहीं जाएगी, तो उनका बाद में कहने लगे कि 100 से मेरा मतलब है कि 100 से 110 भी हो सकती है, लेकिन उतनी भी नहीं आई। तो बीजेपी की जीत क्या पश्चिम बंगाल की बहुत मामूली है, ये समझने की गलती हमको आपको नहीं करना चाहिए। ये जीत बहुत बड़ी जीत है बीजेपी की। सत्ता नहीं मिली, सरकार में नहीं आई, लेकिन 64 साल सत्ता में रहने वाली पार्टियों को बेदखल कर दिया, पूरी तरह से साफ कर दिया। प्रमुख विपक्षी दल बन गई है बीजेपी। और फिर भी छोटी क्यों लग रही है जीत? बीजेपी के नेताओं के दावे से। ये जो दावा था कि 200 पार अब की बार, उसकी वजह से लोकसभा चुनाव का आपको याद हो तब जो है वो कहा जा रहा था कि हम 20 सीटें जीतेंगे, 18 जीत गए। जीत कितनी बड़ी लग रही थी। आपने कहा 200 जीतेंगे। अगर आप ये कहते कि हम सरकार बना सकते हैं, हम इस स्थिति में हैं, तो शायद ये जो संख्या आई है ये इतनी छोटी नहीं लगती। तो अब आपकी अपेक्षा के कारण आपको जो कामयाबी मिली है वो छोटी नज़र आ रही है। तो आखिर में एक बात कि 2014 से जो सिलसिला शुरू किया था नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वोटों के वीटो को ख़त्म करने का पश्चिम बंगाल में, वो रुक गया इसलिए कि हिंदू एक नहीं हो पाए, और जहाँ जहाँ ऐसा नहीं होगा वहाँ नतीजे ऐसे ही आने वाले हैं। तो हैट्रिक बनाना ममता बनर्जी की बड़ी जीत है, बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके कारणों की बात छोड़ दीजिए कि कारणों से जीती, कैसे जीती, लेकिन उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद का नज़ारा चुनाव नतीजे के दिन ही दिखाई दिया, यानी इतवार की शाम तक, कि बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले शुरू हो गए। अगले 5 साल पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा नए आयाम छूने वाली है। इसके लिए तैयार रहिए। इसके लिए भी तैयार रहिए कि पश्चिम बंगाल के लोगों को कल कारखाने नहीं चाहिए, उन्हें रोज़गार नहीं चाहिए, उन्हें विकास नहीं चाहिए। उनके पास जो है, उन्हें जो मिल रहा है उनकी सरकार से, उससे वो संतुष्ट है। यही सिलसिला हमने 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट के राज में देखा। जो ऑपरेशन बरगा था जिसमें भूमिहीनों को भूमि दी गई थी, उसके अलावा सीपीएम के राज में कुछ नहीं हुआ। जो फैक्ट्रीज थी, जो कारखाने थे, वो एक एक करके बंगाल से बाहर चले गए। ममता बनर्जी के पास ऐसा कुछ बचा नहीं था कि जिसको वो बाहर भेज सकें। सत्ता में आने से पहले टाटा को ज़रूर भेज दिया, लेकिन उसके बाद वो बाहर तो भेजने का सवाल नहीं था, लेकिन कोई कल कारखाना या निवेश लेकर नहीं आई। इसलिए कि कोई भी जो पैसा लगाता है वो सबसे पहले चीज़ देखता है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। अगर इस तरह की स्थिति हो जिस प्रदेश में, वहाँ कोई उद्योगपति, कोई पैसे वाला निवेश नहीं करने वाला है। तो 5 साल बंगाल क्या झेलने वाला है, उसके लिए तैयार रहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा आकलन गलत हो गया या बीजेपी हार गई और ममता बनर्जी जीत गई। बड़ी अच्छी बात है, लोकतंत्र में जो भी जनादेश मिले उसको मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ये ममता बनर्जी की जीत है, बहुत बड़ी जीत है। लेकिन जो होने वाला है वो सच्चाई से मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। मेरा कहना सिर्फ इतना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। लेकिन जाते जाते एक बात कह जाऊं कि इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।